वालेकुम। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ओल्डर टाइम में कैसी थी, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स आते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन ये 5 किंगडम बहुत अर्लियर टाइम से नहीं चले आ रहे हैं। पहले जो है एनिमल्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया जाता था। फिर जैसे जैसे नीड हुई और ज़्यादा डिस्कवरीज हुई तो उनको 3 एंड देन 4 एंड फाइनली 5 किंगडम में क्लासीफाई किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ओल्ड नोन है। के एनिमल्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया किंगडम एनिमेलिया और दूसरे का नाम था किंगडम प्लांटी। एज द नेम इंडिकेटेड कि एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को रखा गया और प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा गया। लेकिन एनिमेलिया में जो रखे थे एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म, उनको किस बेसिस के ऊपर एनिमेलिया में रखा था, और प्लांटी में जो रखे गए ऑर्गेनिज्म उनको किस बेसिस के ऊपर प्लांटी में रखा गया। तो इनकी डिफ्रेंसिएशन थी, वो थी सेल वॉल। जिससे कि अगर हम देखें, यानी ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया गया फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी भी देखी जाती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी किया गया कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल थी, ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, जिन ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद थी उनको रख दिया गया किंगडम प्लांटी में। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल वॉल नहीं थी, सेल वॉल एब्सेंट थी, उनको रख दिया गया किंगडम एनिमेलिया में। सो दिस वॉज अ ब्रॉड डिविजन जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन इट वॉज नॉट सिंपल एज के इतना सिंपली उनको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। फर्दर जब नीड हुई और कुछ ऑर्गेनिज्म मजीद डिस्कवर हुए, जैसे कि इसके बाद 2 किंगडम के सिस्टम के बाद जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे डिस्कवर्ड हुए जिनकी कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो प्लांट्स में थे, लेकिन कुछ कंप्लीट कैरेक्टर प्लांट्स में नहीं थे। और इस तरीके से एनिमल में भी उनके सारे कैरेक्टर एनिमल्स वाले नहीं थे। तो उनको ना एनिमीलिया में रखा जा सकता था, ना उनको प्लांटी में रखा जा सकता। इसके अलावा उनके अपने बहुत से यूनिक कैरेक्टर्स थे जो ना प्लांटी में मौजूद थे कि उन्हें प्लांटी में रखा जा सके, और ना किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म में मौजूद थे कि उन्हें एनिमेलिया में रखा जाए। इसलिए फिर एक ऐसे अलग किंगडम की नीड हुई कि भाई ये ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं, इनके लिए एक अलग किंगडम बनाना चाहिए। तो फिर उसके लिए किंगडम बनाया, दैट वाज नेम एज द किंगडम प्रोटेस्टा, जिसको अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में बनाया। इट वॉज अ प्रॉब्लम अबाउट सम ऑर्गेनिज्म जिनके जो कम्प्लीटली फॉल नहीं करते थे, ना तो प्लांटी में फॉल करते थे किंगडम प्लांटी में, ना तो कम्प्लीटली एनिमेलिया में फॉल करते थे। ठीक है, क्योंकि इनका अगर एक कैरेक्टर एनिमेलिया का था तो एक कुछ कैरेक्टर्स उनके पास प्लांटी के भी थे, तो अब उन्हें किसी एक में कैसे रख सकते थे। इसके अलावा उनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि यूनिक थे, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक थे जो बाकी एनिमेलिया प्लांटी में नहीं थे, तो फिर किस तरह उनको उनमें रख सकते थे। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अर्नेस्ट हैकेल वाज अ साइंटिस्ट इन 1866 provided a system और provided a 3 kingdom system classification। और उन्होंने एक किंगडम एनिमेलिया प्लांटी के साथ फिर प्रोटिस्टा का किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उस जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा यूग्लिना और बैक्टीरिया वगैरह जो है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें ना तो बैक्टीरिया के पास जो है वो सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। अगर इस बेसिस के ऊपर अगर हम कहें कि इसको प्लांटी में रख दिया जाए तो इसको प्लांटी में नहीं रख सकते, क्योंकि जो इनका न्यूक्लियस है ना, वो उसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अगर इसको प्लांटी में रखेंगे ना तो ये वाला कैरेक्टर आना चाहिए इसके अंदर कि इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड हो, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ये बैक्टीरिया की पिक्चर है, जैसे कि इसके पास सेल वॉल है, ये रही सेल वॉल। लेकिन जो अब सेल वॉल की बेसिस पे इसको लेट सपोज प्लांटी में रख देते हैं, लेकिन प्लांटी के पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्लांटी में, उनके पास सेल वॉल होने के साथ साथ उनका जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, जो उनका न्यूक्लियस है, उनके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ना एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो अब इन प्रोटेस्टेंट्स को यहाँ नहीं रखा जा सकता था क्योंकि इनके पास सेल वॉल तो थी प्लांटिंग में रखने के लिए, लेकिन इनके पास जो न्यूक्लियस था ना, इनके पास कोई न्यूक्लियस ही नहीं था। ये या ये कह लें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं था इनके पास।
उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन ही नहीं थी, तो इनको फिर प्लांटी में नहीं रख सकते थे, और एनिमेलिया में तो बिल्कुल नहीं रख सकते थे क्योंकि सेल वॉल तो एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म में होती नहीं, यानी ये यहाँ मैच नहीं करता। तो इनके पास ये जो न्यूक्लियस वाला कैरेक्टर था ना कि न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन है, तो ये बड़ा इनका यूनिक कैरेक्टर था। इस वजह से एक नीड हुई कि भाई इनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया जाए, दैट वाज नेम एज किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने बनाया। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद सबसे पहले तो ये चीज़ एक क्लियर करने की है कि जो प्रोटेस्टेंट्स का ग्रुप था ना किंगडम प्रोटेस्टा, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे जो थे वो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर से मुराद वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ वन सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है। लेकिन वन सेल प्रोकैरियोटिक वन सेल भी हो सकता है और यूकैरियोटिक वन सेल यानी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले इन दो टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। यूकैरियोटिक में यू स्टैंड्स फॉर ट्रू और कैरियोटिक स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो। ट्रू न्यूक्लियस से मुराद ऐसा न्यूक्लियस जिसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन हो, और कंटेन यूकैरियोटिक सेल मतलब कंटेन अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर वो सारे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में है तो फिर उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और अगर इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम दूसरे सेल्स देखें, लेट्स सपोज बैक्टीरियल सेल अगर देखें, तो बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो मतलब बहुत इनिशियल, या ये कह सकते हैं कि फॉल्स, ठीक है। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो कि जिनके न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। प्रोकैरियोटिक cells are those which do not have a membrane bound nucleus or organelles, ठीक। तो अब प्रोकैरियोट्स को किंगडम प्रोटेस्टा को मजीद दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन लोअर प्रोटेस्टेंट्स में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, यानी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ वन सेल की बनी हुई होती है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक वन सेल होता है। वो होते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल के तौर पे। और हायर प्रोटेस्टेंट्स के अंदर यूनिसेलुलर ही थे लेकिन वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर था, यानी एक सेल ही था बॉडी में लेकिन वो जो था कंप्लीट सेल या ये कह लें ट्रू सेल था। सच एज द फंजाई अल्जी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अल्जी। अच्छा, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कुछ स्टार्टिंग में शामिल थे। तो फिर जब ये डिवीजन सामने आई ना तो नेक्स्ट इसके बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसी को लेके कंटिन्यू किया, और पहले थ्री किंगडम सिस्टम था, फिर उन्होंने इसकी बेसिस पे फोर किंगडम सिस्टम बना दिया और एक किंगडम मुनैरा ऐड कर दिया। When the concept of three kingdom become clear, कॉपलैंड ने 1959 में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, that was named as the kingdom Monera. इन थ्री किंगडम सिस्टम ऑल लोअर और हायर प्रोटिस्ट। पहले जो थ्री किंगडम सिस्टम था ना उसमें क्या हुआ था कि लोअर और हायर प्रोटोजोन को एक ही किंगडम में रख दिया गया था, लेकिन कॉपलैंड ने क्या किया, इन्होंने सेपरेटली प्लेस किया। इन्होंने लोअर प्रोटोजोन्स को किंगडम मुनैरा में रखा और हायर प्रोटोजोन्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। कि कॉपलैंड placed single cell prokaryotes in Monera or remaining single cell and multicellular eukaryotic organism in the Protista. So here is the summary, which is a flow chart. Here is the flow chart. Kingdom Monera उन्होंने बनाया, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम प्लांटी और मेटाफाइटा भी बोलते हैं इसको, किंगडम मेटाजोआ और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। मुनैरा में क्या इन्होंने इंक्लूड किया, इन्होंने इंक्लूड किया लोअर प्रोटिस्ट या प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनके पास न्यूक्लियस और जो इनके सेल में न्यूक्लियस और बाकी जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन सराउंडिंग नहीं होते। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट रखे जैसे कि अल्जी और फंजाई जो कि ट्रू सेल्स होते हैं, इनके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और प्लांटी तो मल्टी सेलुलर होता है, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। सो फोर किंगडम सिस्टम यहाँ तक था। फिर जो अब मॉडर्न जो एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वो है फाइव किंगडम सिस्टम, दैट वाज proposed by the Whittaker in the 1969। उन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वाज द किंगडम फंजाई। पहले जो था फंजाई को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता था, फिर उन्होंने कहा कि किंगडम फंजाई एक
एक इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इसकी नीड है, क्योंकि फंजाई के बहुत डिफरेंट कैरेक्टर थे बाकी अपनी जो क्लास के जो बाकी ऑर्गेनिज्म थे उनसे बहुत डिफरेंट कैरेक्टर थे। तो फिर उन्होंने इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन की।